यू माई सेल्फ सुभाष द्विवेदी। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में जो आपको स्वर पढ़ाया था, और उसके बाद जो है आज मैं आपको जो है व्यंजन पढ़ाऊँगा। व्यंजन जो है, ये व्यंजन जो पार्ट है ये आज 6, 7, 8 इन तीनों क्लासों के लिए है। तो सबसे पहले हम जो है व्यंजन को समझने के लिए इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा क्या कहती है, तो देखिए आप कि इसमें लिखा है मैंने कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है तथा उच्चारण के समय वायु घर्षण के साथ मुंह से बाहर निकलती हुए व्यंजन कहलाते हैं। जैसे वर्णमाला के क से ह तक के वर्ण, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। सबसे पहले जो व्यंजन हमारे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उच्चारण किए जाते हैं, और इनके उच्चारण करते समय वायु जो होती है हमारे जो मुंह से अंदर मुंह से जो वायु निकलती है वो घर्षण यानी कि टकरा कर रगड़ कर मुंह से बाहर निकलती है, वे व्यंजन, इसीलिए इनको व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, व्यंजन वर्ण कौन से हैं? क से लेकर ह तक, जिनकी संख्या टोटल है 33। अब इसके बाद आ जाइए व्यंजनों के भेद। व्यंजनों के भेद, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन है, दूसरा अंतस्थ व्यंजन है, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। अब सबसे पहले पढ़ लेते हैं स्पर्श व्यंजन क्या है। स्पर्श व्यंजन आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होंठ का स्पर्श करते निकले, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जो फेफड़ों से जो हवा निकलती है, फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, मुंह के पर्टिकुलर प्लेस पर टच करती है, हवा टकराती है, कौन कौन से? कंठ, तालु, मूर्धा, दांत। मूर्धा जैसे कहते हैं दांतों के ऊपरी जो दांत होते हैं उसके पिछला वाला भाग, उसे कहते हैं मूर्धा। दांत होते हैं हमारे दांत, होंठ सभी आप लोग जानते ही हैं। कंठ आपका गला हो जाता है, तालु आपका हो गया जो हमारे मुंह का अंदरी मुंह का जो होता है ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे हम तालु कहते हैं। ठीक है, तो ये स्पर्श व्यंजन जो होते हैं 25 हैं, जिनकी संख्या क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में क ख ग अंग, च वर्ग च छ ज ज य, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण। इसी तरीके से ये अलग अलग हैं, और इन वर्गों को बोलने का अलग अलग स्थान, जैसे क वर्ग में है, इनको बोलने का स्थान कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। आप बोल के देखेंगे समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से च वर्ग तालु से बोला जाता है, ट वर्ग मूर्धा से बोला जाता है, त वर्ग दांत से बोला जाता है, प वर्ग होंठ से बोला जाता है। आप जब बोल के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तालु का अर्थ होता है जो मुंह का जो ऊपरी हिस्सा होता है, यानी कि जो अंदर मुंह में जो हमारा अंदरी हिस्सा होता है, जीभ जहाँ पे होती है उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है तालु जिसको कहते हैं। ठीक है, उसको तालु कहते हैं। मूर्धा कहते हैं जो ऊपरी दांत होते हैं उसके पिछले वाला भाग जो होता है मांस होता है, उसे हम मूर्धा कहते हैं। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। आगे चलते हैं अंतस्थ व्यंजन की ओर। अंतस्थ व्यंजन में सबसे पहले देखेंगे आप, जो वर्ण पूर्ण रूप से उच्चारण करते समय स्पर्श न हो तथा जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी कि जो वर्ण पूर्ण रूप से उच्चारण करते समय स्पर्श ना हो, यानी कि बिल्कुल नाम मात्र इनका खाली स्पर्श होता है, और ना ही ये स्वर कहे जाते हैं ना ही ये व्यंजन कहे जाते हैं। इन दोनों का उच्चारण स्थान जो है स्वर और उन व्यंजनों के मध्य होता है, इसीलिए हम इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ का अर्थ होता है बीच में स्थित होना। अब अंतस्थ व्यंजनों की संख्या देख लीजिए आप। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है, य, र, ल और व। ठीक है, य कहाँ से बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। तालु मैंने आपको बता दिया मुंह का जो ऊपरी स्थान होता है। य जब बोलेंगे तो आपकी जीभ जो है हल्की सी बेंड होगी, मतलब मुड़ेगी और ऊपर तालु में टच होगी। य बोलेंगे आपको समझ में आ जाएगा। र इसी तरीके से मूर्धा यानी कि दांतों के जो पिछला भाग से र बोला जाएगा। ल दांतों से बोला जाता है। व जो होता है दांत और होंठ से मिलकर उच्चारण होता है, बोला जाता है। आप बोलेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, प्रैक्टिकल करने से चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। उसके बाद ऊष्म व्यंजन अब देख लीजिए। ऊष्म व्यंजन में क्या है, कौन कौन से ऊष्म व्यंजन है? श, श, स और ह। ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण मुख्य अंगों के घर्षण द्वारा उत्पन्न ऊष्मा द्वारा होता है, इसीलिए इन्हें जो है हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यानी कि ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको बोलते समय हमारे मुख से जो है गर्म हवा निकलती है,
और ये जो वायु होती है अलग अलग हमारे मुंह के अलग अलग स्थानों से जो टकरा कर निकलती है, इसीलिए गर्म हो जाती है। इसीलिए इन वर्णों को जो है हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजनों को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इनके उच्चारण स्थान के आधार पर इनका जो है नाम भी दे दिया गया है। ठीक है, यानी कि बोलने के आधार पर, प्रयोग के आधार पर इनका नाम दे दिया गया है। स स स। अब तीनों स हैं, अब हम पहचानेंगे कैसे कि आपने कौन सा स लिखा, तो इसीलिए इनका अलग अलग नाम दे दिया गया है। जैसे श है पहला वाला, सलजम वाला स से नाम जानते थे आप लोग, बोलते थे। अब इसको जो तालु से बोला जाता है, इसलिए इसको तालव्य श बोलते हैं। इसी तरीके श है षटकोण वाला श, इसको हम दांतों के पिछले वाले भाग से बोलते हैं, इसको कहते हैं मूर्धा, इसलिए इसको मूर्धन्य श बोलते हैं। और स दंती श, ये दांतों से उच्चारण होता है, इसलिए इसको दंत्य श या दंती सा बोलते हैं। ह का उच्चारण कंठे से होता है, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक है, अब अन्य व्यंजन, इन तीन व्यंजनों के अलावा ये जो आपके व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इन तीन व्यंजनों के अलावा अन्य व्यंजन होते हैं। अन्य व्यंजनों में जो है तीन भेद जो होते हैं, दो भेद और होते हैं। कौन कौन से? संयुक्त व्यंजन तथा द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन सबसे पहले आप देख लीजिए, जब दो अलग अलग व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कौन से? क, जैसे आप देख रहे हैं क और श को मिलाकर जो है छ बना, छ से छत्री वाला छ। ठीक है, त और र मिला के त्र बना, ज और या मिला के ज्ञा बन गया, श और र मिला के श्र बन गया। तो इस तरीके से छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये चार वर्ण जो है संयुक्त व्यंजन में, यानी कि जब दो अलग अलग व्यंजन, क भी अलग व्यंजन है, श भी अलग व्यंजन है। ठीक है, तो ये क, श, त्र, ज्ञ और श्र, ये जो है चार व्यंजन जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब द्वित्व व्यंजन देख लीजिए। द्वित्व का अर्थ होता है दो व्यंजन, यानी कि दो व्यंजन, जब एक व्यंजन दो बार मिलता है, यानी कि समान व्यंजन, सिमिलर हो। ठीक है, समान हो, जैसे च आया, बाद में भी च आया, इसलिए च बन जाता है। ठीक है, जब एक व्यंजन दो बार मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है, जैसे च और च सच्चा। ठीक है, त और त पत्ता। इसी तरीके द्वित्व व्यंजन और संयुक्त द्वित्व व्यंजन आप लोग समझ गए होंगे। अब द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में अंतर, जब समान वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जब समान वर्ण च और च जुड़ा तो च बन गया, तो इसीलिए यहाँ पे द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। लेकिन जब अलग अलग वर्ण आपस में जुड़ते हैं, यानी कि क और श जुड़ा या द और या जुड़ा द्या बन गया, इसी तरीके से वो संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, क और क मिला के क बन गया, च और च मिला के ये द्वित्व व्यंजन के उदाहरण हो गए। द और या मिला के द्या बन गया, ध और या मिला के ध्या बन गया, भ और या मिला के भ्या बन गया, इसलिए संयुक्त व्यंजन है। अब आगे इसी की जो है ये पूरी वो है, आपको समझ में आ जाएगा। ये सारी अभ्यास प्रश्न है, ये आप देखेंगे बुक में, आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद, और आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। लॉर्ड कृष्ण नमन, धन्यवाद।